हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सैलन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस इग्नू टिप्स की यूट्यूब फैमिली में। मैं आज आप लोगों से BHDLA 135 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। और इसी श्रेणी में मेरा जो आज का पहला प्रश्न है, मेरा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि बीमा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग पर एक लेख लिखिए, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीमा का जो क्षेत्र है उसमें हिंदी का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, उस पर एक लेख लिखिए। अथवा ये हम ये भी कह सकते हैं कि बीमा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किस तरह से हो रहा है उस पर अपना एक नजरिया प्रस्तुत कीजिए। आप अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए कि बीमा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को इस प्रश्न के उत्तर को समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बीमा के बारे में समझाना चाहता हूँ कि ये बीमा होता क्या है। देखिए, साधारणतया बीमा एक ऐसा युक्ति है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बीमा एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या कंपनी अपने भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई किसी दूसरे व्यक्ति अथवा दूसरे कंपनी से करवाना चाहता है, ठीक है। मैं इसके लिए एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूँ, और वो उदाहरण कुछ इस तरह का है। देखिए, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास 500 रुपये हैं और वो उस 500 रुपये को किसी बिजनेस में लगाना चाह रहा है, लेकिन वह इस बात के प्रति बिल्कुल श्योर नहीं है कि उसका बिजनेस सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब वो इस बात से संशय में है, असमंजस में है कि उसका बिजनेस सफल होगा या नहीं। तो ठीक है, उसको लगता है कि अगर उसका नुकसान हो गया तो ये 500 रुपए जो उन्होंने बिजनेस में लगाए हैं वह जो है बर्बाद हो जाएगा। मतलब वो व्यक्ति सोचता है कि मेरा जो 500 रुपये बिजनेस में लगेगा उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि वो बिजनेस तो स्टार्ट करता है, परंतु वह सोचता है कि अगर मेरा बिजनेस में नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई कोई दूसरा व्यक्ति या कंपनी कर दे। तो वो क्या करता है कि किसी दूसरे व्यक्ति या कंपनी से कांटेक्ट करता है और उसको बोलता है कि मैं आपको मासिक, महीने में या फिर सालाना कुछ फीस अदा करूंगा। जैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति बोले कि मैं आपको 10 रुपए या 5 रुपए प्रति महीने या प्रति साल में अदा करूंगा, और अगर भविष्य में मेरे द्वारा चलाए जा रहे बिजनेस को किसी भी तरह की हानि होती है या नुकसान होता है तो उसकी भरपाई आप करेंगे। तो इस तरह से बीमा जो है चलता है, ठीक है। बीमा बस एक साधारण सा तरीका होता है जिसके माध्यम से किसी भी तरह के संकट, चाहे वो आर्थिक संकट हो, शारीरिक संकट हो, इन सभी संकटों से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है, ठीक है। तो यही बीमा है, आप लोग समझ गए होंगे। और बीमा का क्षेत्र अत्यंत विशाल होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। किंतु यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके BHDLA 135 पुस्तक के वाणिज्य की भाषा तथा परिभाषिक शब्द शीर्षक से लिया गया है। इसलिए मैं जो यहाँ पर अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो बस वाणिज्य के क्षेत्र में ही हिंदी के स्वरूप और इसी वाणिज्य के क्षेत्र में जो बीमा होता है उसमें हिंदी का स्वरूप कैसा होता है, मैं इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस आंसर को। दरअसल अभी का दौर जो है वाणिज्य का है, और आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यह जो वाणिज्य है इसको हम लोग साधारण तौर पे व्यापार कह सकते हैं, ठीक है। तो लोग व्यापार जो करते हैं, ये जो बिजनेस करते हैं लोग, इनमें लोगों को यह आशंका रहती है कि उनका जो बिजनेस है वो सफल होगा या नहीं होगा, या फिर उसके बिजनेस को भविष्य में किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोग बीमा करवाते हैं, ठीक है। और इसी बीमा को करवाने की वजह से आजकल बीमा का महत्व जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और व्यापार में जो हानि होती है, जो आर्थिक संकट आते हैं या फिर जो जोखिम व्यापार में आते हैं, उन सभी से बचने का एकमात्र साधन जो है वह बीमा का साधन है, ठीक है। और आप सबों को पता है कि ये जो हानि, आर्थिक संकट, जोखिम, ये सभी जो है एक आकस्मिक दुर्घटना है, और दुर्घटना हमेशा अनिश्चित होती है, ठीक है। और इस दुर्घटना की क्षतिपूर्ति करना ही बीमा का मूल उद्देश्य होता है, बीमा का मूल कार्य होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस बीमा प्रणाली के अंतर्गत जो है बीमा करता, बीमा शुल्क, किस्त, उसके बाद बीमा पत्र, ये सभी आते हैं, ठीक है। मतलब बीमा प्रणाली के जो मुख्य घटक हैं वो है बीमा करता, बीमा शुल्क, किस्त या फिर बीमा पत्र आदि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अभी के दौर में भारत में बहुत सारी कंपनियां जो है बीमा करने का काम करती है,
किंतु उनमें से कुछ है कंपनियां ही ऐसी है जो कि सरकारी हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सभी केंद्र सरकार के उपक्रम है। इनमें से मैं आप लोगों को बस अभी सरकारी कंपनियों के नाम बताने जा रहा हूं जो कि बीमा करती है। उनमें से आते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस, और उसके बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस, फिर न्यू इंडिया इंश्योरेंस, और फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो ये सारी जो सरकारी कंपनियां हैं, इन सभी कंपनियों के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी सरकारी कंपनियां हैं और ये सभी केंद्र सरकार के उपक्रम हैं। और जैसा कि आप सबों को पता है कि भारत देश की राजभाषा हिंदी है और केंद्र सरकार के जितने भी कामकाज है वो हिंदी राजभाषा में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं वजह से, इन सभी कारणों की वजह से इन सभी कंपनियों में जो है हिंदी का प्रयोग और क्रियान्वयन सबसे अधिक प्रचलन में है। इस तरह राजभाषा हिंदी के प्रयोग से ये सभी कंपनियां एक आदर्श स्थापित कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो बीमा प्रणाली है इनमें बहुत सारी परिभाषिक शब्दावलियां हैं जिनका विकास हिंदी में हो चुका है। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ ऐसे उदाहरण देने जा रहा हूं जिसका प्रयोग अभी हिंदी में बीमा प्रणाली के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो चलिए नीचे देखते हैं कि वो उदाहरण कौन से हैं। जैसे जोखिम, क्षति, क्षतिपूर्ति, बीमा, बीमाधारी, बीमा किस्त, बीमा पत्र, उत्तरदायित्व, सामुदायिक बीमा, संपत्ति, चल संपत्ति, ये सभी एग्जांपल्स यहाँ दिए गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आजकल के दौर में जो है डाक और रेल सेवाओं के कई कार्यों में भी बीमा प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इन सभी में हिंदी भाषा का प्रयोग ही किया जाता है। अब अभी के दौर में दोस्तों बीमाकृत पत्र द्वारा रुपये भेजना, बीमाकृत पत्र पार्सल भेजना, बीमाकृत माल रेल से भेजना, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित मानी जाती हैं। और इसके लिए बीमा की जो फीस है वो साधारण डाक व्यय या रजिस्ट्री की फीस और रेल भाड़े के अतिरिक्त देनी पड़ती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बीमा के क्षेत्र में हिंदी का क्या प्रयोग है और इस क्षेत्र में हिंदी का क्या महत्व है। ये सभी बातें आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन है, विपणन में प्रयुक्त हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्यापार विपणन में जो हिंदी की प्रयुक्ति होती है उसका स्वरूप कैसा है उसके बारे में समझाइए। ठीक है, तो व्यापार विपणन है क्या? देखिए दोस्तों, व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का आदान प्रदान करना, जिससे कि वस्तुओं का आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति को लाभ भी हो और उस आदान प्रदान किए गए वस्तु से दूसरे को भी लाभ हो। तो ऐसी व्यवस्था व्यापार कहलाती है। और अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अब किसी व्यक्ति ने व्यापार आरंभ किया, ठीक है, तो उस समय कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को खरीदेगा, तभी पहले व्यक्ति का व्यापार सफल होगा और जो दूसरा व्यक्ति है अब उस वस्तु को किसी दूसरे तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो उस समय तीसरे व्यक्ति ने जो सामान लिया तो उससे दूसरे व्यक्ति का व्यापार सफल हुआ। तो इस तरह की जो एक श्रृंखला होती है, यही श्रृंखला वितरण कहलाती है। ठीक है, और इसी वितरण के माध्यम से जब वस्तु का आदान प्रदान होता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग विपणन कहते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में एक चैनल का गठन हो जाता है, मतलब एक चैनल के माध्यम से विपणन किया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक श्रृंखला के माध्यम से विपणन होता है। चलिए हम लोग सीधे सीधे इस प्रश्न को ही समझा देते हैं, तभी आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, दरअसल उत्पादित वस्तु को जब उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, मतलब जिस वस्तु का उत्पादन होता है, अगर उसका इस्तेमाल कोई नहीं करेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है ताकि उस वस्तु का उपभोग उपभोक्ता कर सके। तो इसी उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाना ही व्यापार की सफलता है। ठीक है, और यह जो उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम होता है, यह वाणिज्य मतलब व्यापार के क्षेत्र का अंतिम चरण होता है, जिसमें किसी भी उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। और यह जो है व्यापार का अंतिम चरण है और इसी को हम लोग वितरण कहते हैं। ठीक है, और
चूंकि वितरण के माध्यम से ही वस्तु उपभोक्ता के पास पहुंचती है, ठीक है, और इसी प्रक्रिया को ही विपणन की श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। अब ये जो विपणन होता है दोस्तों, मतलब ये जो उपभोक्ता तक सामान पहुंचता है, उससे पूर्व उसे कई लोग खरीदते हैं, कई लोग उसको लेते हैं, फिर वो उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जब विपणन की शुरुआत होती है तो उसमें पहले ये देखा जाता है कि उत्पादित वस्तु की मांग क्या है, और यही मांग जो है व्यापार का मूल है, ठीक है। और इसी मांग और विपणन को नियंत्रित करने वाला जो तत्व है वह है उत्पादन, संवेष्टन, विज्ञापन, मूल्य, चिन्ह, यातायात आदि, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों, अभी अभी मैंने बहुत सारे तत्वों की बात की जिनके माध्यम से मांग और विपणन को नियंत्रित किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने उत्पादन, संवेष्टन, मूल्य, चिन्ह, यातायात, विज्ञापन आदि की बात की, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सभी तत्वों को हटा दें और देखें कि इन सभी तत्वों में जो दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं उन पर हिंदी का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है, और वो तत्व हैं यातायात एवं विज्ञापन। यातायात और विज्ञापन के माध्यम से किसी भी उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की व्यावसायिक प्रगति में यातायात या परिवहन के साधनों का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसी योगदान की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक वस्तुओं को पहुंचाने में यातायात और विज्ञापन की मदद ली जाती है, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, इसी वजह से आज रेल द्वारा माल भेजने पहुंचाने में हिंदी का प्रयोग हो रहा है, और रेल द्वारा माल की ढुलाई सरकारी आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और रेल परिवहन द्वारा वाणिज्य की वितरण व्यवस्था को गति मिलती है। और हम ये भी देखते हैं कि इन सभी प्रक्रिया में हिंदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इस दिशा में हिंदी के कई शब्द पारिभाषिक रूप में जो है हमारे सामने आए हैं, जैसे कि माल के लिए गुड्स, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, भारी वस्तु, हैवी लोड, परिवहन, कैरेज, सुरक्षा, सेफ्टी, रेल का जोखिम, रेलवे रिस्क, रेलवे रसीद, रेलवे रिसिप्ट, ये सभी शब्द जो है हमारे सामने काफी प्रखर रूप में उभर कर आए हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। और अभी अभी दोस्तों मैंने बात करी विज्ञापन की, मैंने आपको ऊपर में ही अभी जस्ट बताया कुछ देर पहले कि विपणन के मार्केटिंग के क्षेत्र में जो है आजकल विज्ञापन का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। विज्ञापन का बहुत अधिक महत्व आज के दौर में बढ़ चुका है, ठीक है। और आज का जो हिंदी विज्ञापन है यह वाणिज्य से संबंधित मुख्य 3 क्षेत्रों में पूरी तरह से फैल चुका है। और ये जो 3 क्षेत्र हैं वो हैं उत्पादित वस्तुओं के वाणिज्यिक प्रसार के क्षेत्र के लिए, बैंक, बीमा जैसी सेवाओं के विकास के लिए, तथा उत्पादक और उपभोक्ता के बीच एक विश्वसनीय संबंध निर्मित करने के लिए, ठीक है। मतलब इन तीनों क्षेत्रों में विज्ञापन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि व्यापार, वाणिज्य और विपणन को बढ़ावा मिल सके। और इन सभी क्षेत्रों में हिंदी विज्ञापन को रंगों, शीर्षक, नारों आदि के माध्यम से और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा रहा है। विज्ञापनों में प्रयुक्त हिंदी का अब एक अपना ही स्वरूप विकसित हो चुका है। पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इन सभी में विज्ञापन जो है वह सहज और आकर्षक हिंदी का प्रयोग हो रहा है। और इसी वजह से विज्ञापनों में प्रयुक्त हिंदी को हिंदी की एक विशिष्ट प्रयुक्ति मानकर उसका अध्ययन और विश्लेषण भी किया जा रहा है। और आजकल लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हिंदी विज्ञापन कई प्रकार की वाक्य संरचनाओं का प्रयोग भी कर रहा है, जिससे कि हिंदी विज्ञापन की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके, ठीक है। तो ये प्रश्न यही समाप्त होता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है दोस्तों, जनसंचार माध्यमों में हिंदी की प्रयुक्ति पर प्रकाश डालिए। मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है कि जनसंचार माध्यम में जो हिंदी है वो किस तरह से प्रयुक्त हो रही है उस पर आप अपने विचार को प्रकट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को जनसंचार के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जनसंचार से पहले मैं आप लोगों को संचार बता देता हूँ। संचार एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से
कोई एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति का समूह एक दूसरे से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, अर्थात कोई व्यक्ति या समूह जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वैसा साधन जो है संचार का साधन है। ठीक है, अब है जनसंचार। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा साधन जिसके माध्यम से जन जन तक, मतलब बहुत से लोगों तक विचारों का आदान प्रदान हो सके, तो ऐसा माध्यम जनसंचार है। जैसे कि न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिका, ये सभी जनसंचार के साधन है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आजकल के दौर में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं में बहुत बढ़ चुका है और व्यवसाय जगत की गतिविधियों की सूचना देने के लिए आजकल बाजार समाचार प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और आप लोग भी ये जरूर गौर किए होंगे कि आजकल की अधिकांश पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से बाजार संबंधी सूचनाएं जो है जनमानस तक पहुंचाती है। ठीक है, आप लोग ये भी समझ गए होंगे। और आजकल की जो हिंदी पत्रकारिता है, इन सभी ने भी इन्हें महत्वपूर्ण स्थान देना प्रारंभ कर दिया है। और आज के दौर में बाजार समाचार की जो हिंदी है उसका एक अपना ही स्वरूप विकसित हो चुका है। और बाजार समाचार में जो हिंदी प्रयुक्त होती है उनका संबंध सीधे बाजार की स्थिति, मूल्य की स्थिति, बाजार की प्रवृत्ति, बाजार के भविष्य आदि से जुड़ा रहता है। और इसी वजह से हिंदी का ऐसा प्रयोग बहुत ही विशेषीकृत हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, मतलब मूल्य की स्थिति, बाजार की प्रवृत्ति, बाजार के भविष्य आदि को समझने के लिए हमें बाजार की गतिविधियों की जानकारी होनी भी आवश्यक है। और इसलिए यह भी कहा गया है कि बाजार समाचार की भाषा शैली तकनीकी भाषा शैली होती है। आज की हिंदी भाषा ने अपना यह तकनीकी स्वरूप पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। और यही कारण है कि वाणिज्य की समस्त गतिविधियों को व्यक्त करने के लिए हिंदी ने स्वयं की शब्दावली गठित कर ली है। उनमें से कुछ शब्दावलियों के उदाहरण मैं अभी आप लोगों को नीचे देने जा रहा हूँ। जैसे वस्तु बाजार, स्कंध बाजार, मुद्रा बाजार, मूल्य वृद्धि, सौदा, भुगतान, पूंजी आदि। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ पारिभाषिक शब्दावली भी आप लोगों को समझा देता हूँ, जिसमें से पहला है सबल बाजार या मजबूत बाजार। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय वस्तु का निर्माण उतना नहीं हो रहा होता है जितना कि उसकी मांग होती है, तो ऐसी ही स्थिति जो है मजबूत बाजार के नाम से जानी जाती है। जैसे कि आजकल लोग N95 मास्क लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी पूर्ति या प्रोडक्शन जो है यह बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब आगे देखते हैं, कुछ एक और शब्दावली के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब दूसरा है शांत बाजार अथवा सरल बाजार। देखिए, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बाजार में वस्तुओं की पूर्ति तो होती है किंतु मांग कम होता है, और इसी मांग के कम होने की वजह से वस्तु का मूल्य गिर जाता है ताकि वस्तु की पूर्ति और मांग को बराबर किया जा सके। अब तीसरा जो है वो है खुशहाल बाजार अथवा विश्वसनीय बाजार। देखिए, यह बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिस समय मांग भी उतनी ही हो जितनी की पूर्ति हो रही होती है। अब एक और उदाहरण है, एक और पारिभाषिक शब्दावली है, वो है तेज बाजार अथवा ऊंचा बाजार। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने वाली होती है, और यह स्थिति जो है लगभग उस समय उत्पन्न होती है जब मजबूत बाजार होता है, क्योंकि उस समय मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति कम होती है, तो उस समय वस्तु के मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। अब ये और एक उदाहरण या पारिभाषिक शब्दावली दिया गया है मृत बाजार अथवा मंदा बाजार। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वस्तु की मांग जो है वो बहुत कम होती है, पूर्ति बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से पूर्ति और मांग को बराबर करने के लिए वस्तु के दाम को, वस्तु के मूल्य को घटा दिया जाता है। अब यहाँ पे है बाजारों में खामोशी रहना। मतलब यहाँ पे यह एक स्थिति ऐसी होती है जिस समय वस्तु की मांग भी सही होती है, वस्तु की पूर्ति भी ठीक स्तर पे होती है, किंतु वस्तु की वस्तु बिकती बहुत कम है। तो इस ऐसी स्थिति को ही बाजार में खामोशी रहना कहते हैं। और अंतिम जो स्थिति है वह है बाजार गिरना। इसमें अचानक से
मूल्यों में कमी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति जो है बाजार गिरना की स्थिति कहलाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।